नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। थोड़ी बातों को समझेंगे। वांट हैव फैक्टर है क्या चीज और वांट हैव फैक्टर कहां से आया। वांट हैव फैक्टर आया, वांट हैव घटक कहते हैं जिसको, ये आया एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस एंड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये समझना पहले है। अगर ये दो बातें समझ में आ जाती है तो बिल्कुल आपको वांट हैव फैक्टर के बारे में बता सकते हैं। और जब ये सब कुछ हो जाए तो ये चैप्टर का जो पूरा कॉन्सेप्ट पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इसके हम फिर क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, फिर एमसीक्यूज करेंगे। बहुत सारी चीजें हम आराम से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास यहीं से। सबसे पहली बात ये आता है कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है। अगर आप ज्यादा बातें ना सोचे तो छोटी छोटी दो तीन बातों को सोचें। पहली बात है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को आप दर्शा रहे हो एमबी से, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का कैसे कैलकुलेट करते हो ये पहले सोचो। मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंख्यक गुणधर्म। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड, डेल्टा टी बी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। डेल्टा टी एफ, बॉइलिंग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। एंड 4 पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार चीजें हैं जिसके बेस पर हम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, देखो इसका फॉर्मूला किससे रिलेट करती है। इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी को हम पूरी तरह से लिखें तो एक्स बी का फॉर्मूला क्या होने वाला है, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए बाई एम ए। ये देखिए, ये एम बी, मैं इसको, ये देखो एम बी ज्ञात की जा सकती है ये एक्सपेरिमेंट करके। वाष्प पदार्थ में जो परिवर्तन होते हैं उसे कैलकुलेट करके या उसको एनालिसिस करके या प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। सो एम बी पता चल जाएगा। यहां पर क्या चीज अब मिल रहा है, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इस जगह पर देखो क्या मिल रहा है, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और इसमें क्या मिल रहा है, सी आर टी। और सी आर टी को एक्सप्लेन कर दें तो पाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी इंटू 1000 बाई क्या है, एम बी इंटू वी। अब सभी जगहों पर एक ही बात देखेंगे आप, वो ये है कि सब में एक चीज तो मिल रहा है कि एम बी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एम बी कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। देखो इसकी सहायता से, इनकी सहायता से। मैं कलर क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये हुआ
कि कोई इनमें से कोई भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन, हिमांक क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन या परासरण दाब का प्रयोग कर दें, एक्सपेरिमेंट कर लें, जैसे कल बर्कले हार्टले का प्रयोग किए हो और किसी भी सॉल्यूशन का आपने ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात कर लिए हो, तो वो जितनी ज्यादा उस विलयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितनी ज्यादा उस विलयन की सांद्रता होगी, यानी कि जितनी ज्यादा विलेय की मात्रा होगी, उतनी ही ज्यादा विलेय की मात्रा यानी WB जितनी है ना, उतना ही ज्यादा उसका परासरण दाब होता है। हमने परासरण दाब ज्ञात किया भाई साहब, परासरण दाब ज्ञात किया, और परासरण दाब हमने उस बर्कले हार्टले के मेथड से ज्ञात किया उस विलयन का कि एक सॉल्यूशन बनाए, उस सॉल्यूशन में हमने कितने ml विलयन है वो, उस विलयन में कितना ग्राम आपने विलेय घोला है, और R और T की टेम्परेचर पता चल गया, R की वैल्यू तो फिक्स है, और इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, और परासरण दाब ज्ञात हो जाता है। साथ में हमें ज्ञात हो जा रहा है MB ज्ञात हो जा रहे हैं, यानी कि अणुभार ज्ञात हो जा रहे हैं। बहुत ही मजेदार सोच है कि आप मॉलिक्यूलर मास उस एक छोटे से प्रयोग से ज्ञात कर रहे हो, किसी तराजू में तौल के ज्ञात नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से यदि अणुभार ज्ञात हो रही है तो हम ये समझ लें कि वो अणुभार वास्तविक अणुभार है। इसी तरह से अणुभार को ज्ञात करा जाता है। अब समझना यह है कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म है, ये चारों जो लिखे हुए ये क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण है, जो कि हमने शुरू से देख रहे हैं यही बातें। मतलब ये हुआ कि पाई की जो मान है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितनी है। n है मोलों की संख्या, n क्या चीज है, मोलों की संख्या है, मोल है। और मोल किस चीज को निर्धारित करता है, मोल बताता है, मोल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। n यहां पर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n क्या चीज है यहां पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स यानी कण, कणों की संख्या, यह नंबर ऑफ पार्टिकल्स को दर्शाता है। कौन, कैपिटल N। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा n होगी, n जितनी ज्यादा होगी उतने ही पाई होगा। अब बात यह होता है कि जब हम किसी विलेय को हम उसके विलायक में घोलते हैं, विलेय को विलायक में घोलते हैं, तो विलेय की अणुओं की संख्या जितनी रहती है, विलेय की अणुओं की संख्या जितनी रहती है उतने की उतने, चलो मान लेते हैं यहां पर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कणों को हम जब डालते हैं विलयन में, तो वो 10 के 10 ही कण हो, 10 के 10 ही पार्टिकल हो, तो जाकर के वो क्या करेगा, उतना ही वो या तो वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक नमन करेगा, यानी इन सब में कोई भी तरीका आपके पास हो, जैसे कि हम बोल रहे हैं परासरण दाब, तो उतने ही कणों का परासरण दाब प्राप्त होगा, और उतने ही कणों का जब परासरण दाब प्राप्त होगा यानी पाई प्राप्त होगा, तो उसी के बेस पर उतने ही कणों के लिए अणुभार हमें पता चलेगा, उतने ही उसी साइज के कणों का अणुभार पता चले, उतने ही नहीं बोलूंगा, उसी साइज के अणुओं का अणुभार पता चलेगा। बात समझेंगे थोड़ी सी। मैंने कहा जितने कणों को हम पानी में घोलेंगे तो उतने कणों का क्या परासरण दाब ज्ञात होगा, और उसमें उतने ही उसी साइज के, जिस साइज का वो कण इसमें गया है उसी साइज के कण का अणुभार प्राप्त होगा। यदि ऐसा ना हो तो ऐसा भी तो हो सकता है क्या, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने कण लिए थे, 10 कण लिए थे, ये लीजिए 10 पार्टिकल्स लिए थे, और जब हमने इसमें डाला तो 2-2 कण मिलकर के एक कण बनाया। तो
तो यहां पर जो पाई प्राप्त होगा, इसको अगर मैं पाई 1 मान लूं और इसको पाई 2 मान लूं, तो यहां पर देखिए 10 पार्टिकल मैंने डाला तो 10 पार्टिकल का पाई प्राप्त हुआ है, और जबकि यहां पर 10 पार्टिकल डाला लेकिन वो 5 पार्टिकल हो गया है। जितने कण डाले उसके आधे के बराबर कण यहां पर मिल रहे हैं, तो कणों की संख्या विलियन में कम है, तो पाई की वैल्यू क्या होगी? यहां पर देखिए पाई की वैल्यू क्या हो रही थी, पाई की वैल्यू नंबर ऑफ एन पर डिपेंड करता है। सो यहां पर अगर हम देखें, दोनों की तुलना करें, तो हमें एक स्पेशल चीज मिलने वाली है कि पाई जो है, पाई 1 ज्यादा प्राप्त होगा पाई 2 की तुलना में, क्योंकि यहां पर कण ज्यादा है विलियन में, तो विलियन से अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा प्राप्त होगा, जबकि यहां पर अणुसंख्यक गुणधर्म कम प्राप्त होगा, क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणुओं की संख्या कम मिल रही है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर एसोसिएशन हुआ है, एसोसिएट हुआ है। इसको कहते हैं संगुणन। कणों का संगुणन हुआ है, मिलन हुआ है, जुड़ना हुआ है, एसोसिएट हुआ है। और यहां पर ना एसोसिएट हुआ है ना डिसोसिएट हुआ है, तो यहां पर कणों की संख्या क्या मिलने वाली है यहां पर? तो रियल में हमारे पास क्या हुआ बेटा, यहां पर यह हुआ कि जितने विलेय के कण थे उतने ही प्राप्त हुए। इसका मतलब है वास्तविक रूप से अणुभार प्राप्त हुआ है, जिसका विलेय के कण की जो साइज है उसी साइज का ही हमें क्या प्राप्त हुआ, वाष्प दाब प्राप्त, क्या बोलते हैं, परासरण दाब प्राप्त हुआ है। यहां पर अगर आप बात करें तो यहां पर ये जिस साइज का अणुभार होगा, एमबी जिस साइज का होगा, लेकिन यहां पर जो प्राप्त हुआ दो दो कण के मिलने से वो दुगुने के बराबर है, 2 से गुणा कर दिया, इसके बराबर है। यानी अणुभार जो है जस्ट डबल है प्राप्त होगा, यानी जब संगुणन होगा तो अणुभार ज्यादा प्राप्त होगा, लेकिन ये वाष्प दाब परासरण दाब कम प्राप्त होगा। थोड़ा समझते जाएंगे बेटा, ठीक है। अब ये देखो बेटा, फिर से बात करते हैं, फिर वही बातें थोड़ी सी क्लियर कर देते हैं। तो यहां पर हमने परासरण दाब को बस लेके चल रहे हैं ताकि ये भी आपको क्लियर हो जाए। तो अणुभार ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, तो क्या हुआ, अणुसंख्यक गुणधर्म के पता चल गया तो अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। ये पता चला, अणुसंख्यक गुणधर्म पता चला, यानी कि परासरण दाब पता चला, तो अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। जब कण, जितने विलेय के कण मिलाए थे, ये क्या चीज है, विलेय के कण है, विलेय है, सॉल्यूट। जितने विलेय के कण मिलाए उतने ही विलेय के कण मिले, इसलिए परासरण दाब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसमें फॉर्मूला रख करके, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख करके, तो उतना ही हमें प्राप्त होगा परासरण दाब, और जितना पार चाहिए था उतना ही मिलेगा, क्योंकि कणों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब दूसरी बात है, अणुभार भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि कण अलग अलग है, तो कणों की संख्या के बेस पर उस अणु का, उस कण का अणुभार मिल गया। लेकिन जब वो एसोसिएट हो जाता है, मिल जाता है, तो कण जितना डाला गया था उससे कम मिला, तो परासरण दाब कम मिला, परासरण दाब कम मिला, देखिए। और दूसरी बात है, परासरण दाब कम मिला, साथ में अणु में मिल गई है, तो अणुभार ज्यादा मिलेगा। एसोसिएट होने पर अणुभार ज्यादा मिल रहा है, जबकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम मिल रही हैं। अब डिसोसिएशन की बात करते हैं, यहीं पर कर दूं, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना सब मिटाना पड़ जाएगा मुझे। अब सोचो, इस प्रयोग में ध्यान से सोचो क्या होने वाला है। मैंने 10 पार्टिकल लिया, और जब मैंने इसमें डाला तो हर एक पार्टिकल दो दो पार्टिकल में टूट गया, तो पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 10 की जगह पे 20 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहां पर 10 डाले तो 10 मिला, 10 डाले तो 5 मिला, 10 डाले तो 20 मिला, 20 पार्टिकल मिले। अब इसकी परासरण दाब को मैं पाई 3 कर देता हूं। हम तुलना इससे नहीं करेंगे ना, तुलना इससे करेंगे कि या तो वो एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा। इसको कहते हैं डिसोसिएशन।
इसको कहते हैं डिसोसिएशन। तो ये डिसोसिएट हुआ यानी वियोजित हुआ, वियोजन कहते हैं इसको। समझने का है, लिखने का नहीं है। समझने और लिखने में फर्क आ जाता है। अगर जिस बच्चे को लिखना हो कुछ कुछ टर्म्स जो मैं बोलता हूं तो वो आप ऐसे रफली लिख लो, फिर लिखने का क्या है मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। जब मैंने विलयन में डाला तो ये टूट गया। अब जरा सोचो एमबी जो यहां पर मिलेगा, जितनी इसकी एमबी है, एमबी अणुभार जो रियल में विलय के कण का होना चाहिए अणुभार, जब विलयन में गया तो वो टूट गया। तो क्या हुआ, हर एक डबल दो पार्ट में टूट गया। तो एमबी जो है आधे के बराबर प्राप्त होगी, यानी एमबी हमें कम प्राप्त होगा क्योंकि अणु छोटा हो गया। अब समझो कणों की संख्या बढ़ गई। सो अगर तुलना करें इस जगह पर तो पाई 1 से पाई 3 ज्यादा मिलेगा, परासरण दाब ज्यादा मिलेगा क्योंकि कणों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन अणु का साइज छोटा होने से वो ज्यादा हो गया है, अणु का साइज छोटा होने से ज्यादा हो गया है तो परासरण दाब ज्यादा होगा। क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, तो वियोजित हुआ। तो साथ में अणु का साइज छोटा होने से अणुभार कम हो जाएगा। इतनी बातें हैं, यदि आप सब पढ़ते हो तो दोबारा इस वीडियो को जरूर पढ़ लेना, यहां तक का तो बिल्कुल समझ लेना। ये बातें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी हैं बेटा। अब बताओ, जो बच्चा शुरू से देख रहा है वही बच्चा मुझे जवाब देंगे कि क्या बात मेरी समझ में आई, और अगर आ गई है तो ठीक है। और वो बच्चा बिल्कुल ना बोले, ना कभी ना बोले, जो बीच में नहीं है, बीच में शामिल हुए हैं, अभी भी शामिल हुए हैं, वो मुझे रिस्पांस अभी फिलहाल ना करें, क्योंकि उसको रिस्पांस करने के लिए मैं समय दूंगा। थोड़ा सा शुरुआत से पढ़ते आइए और आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए बोलिए, समझ में आया बेटा? चैटिंग कर दो थोड़ा सा जल्दी से ताकि मैं आगे चल सकूं। कुछ नोट करने का है तो कर सकते, फिर आगे हम बढ़ते हैं। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमने क्या है वो समझ गए। अब सामान्य इसको क्या बोलते हैं, अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, ये जो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के लिए हिंदी है, और इसको बोलेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए देखें, जो बात मैंने आपको कहा था वो एकदम क्लियर समझ में आएगा। जो बातें मैंने भी बोला था ना, जितनी चीजें समझाया था ना, वो यहां पर लिखा हुआ है, उसको मैं आपको समझाता हूं। यदि विलयन में विलेय अणुओं का वियोजन या संयोजन होता है, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, इसको संयोजन को संगुणन भी कहते हैं ना, ध्यान रखना, होता है तो विलयन में कुल कणों की संख्या बदल जाती है। सही है, राइट? लाइन को एकदम सजा के मैंने लिखा है, सजा के संवारा है इसको, क्योंकि बड़ी लंबी थ्योरी बनती है, उस थ्योरी को मैंने कंप्रेस किया है। लेकिन कंप्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे दबा दिया है, कंप्रेस करने का मतलब है उसको तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश किया है। ठीक है, क्या लिखा है, यदि विलयन में विलेय अणुओं का वियोजन या संयोजन होता है तो उनमें कुल कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। ये लाइनें क्लियर है? फिर बोलता है जिससे उसके अणु संख्यक गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज परिवर्तित हो जाती है। ये इतनी बातें क्लियर है बेटा आपको? ये बातें यहां पर भी लिखा हुआ है, इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स द एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर है? फिर यहां पर बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स in the solute changes which changes the colligative properties, और इस तरह से। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, अपसामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, इसको अपसामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। दोनों तरफ बातें एकदम क्लियर है, आप बिल्कुल समझते जाएंगे। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी जी। हो क्या? तो ये लाइन तो क्लियर है आपका, इतना लाइन क्लियर है, थोड़ी देर में नोट कर लीजिएगा।
फिर अगर ऐसी बात है कि अणुसंख्यक गुणधर्म अगर जितनी होनी चाहिए, जितने हमने कण मिलाया है उससे कम या ज्यादा हो गया, डिसोसिएट हो गया, एसोसिएट हो गया, तो उस कंडीशन में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो नेचुरली बदल जाएंगे। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदल गए तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो चेंज होगा, क्योंकि विलियन में गया, टूट गया तो कम मिलेगा, जुड़ गया तो ज्यादा मिलेगा, बड़ा साइज मिलेगा, तो हमें एक धोखा हो सकता है। सो ये वियोजन और संयोजन को हमें समझना होगा। तो यहां पर लिखा है इस प्रकार अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर, इस प्रकार अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर ज्ञात किए गए अणुभार वास्तविक मान से भिन्न प्राप्त होगा यानी अलग प्राप्त होगा, जिसे अपसामान्य अणुभार कहते हैं। तो बेटा ये तो क्लियर है एकदम, नोट कर सकते हैं अभी भी या बाद में भी, जैसे भी नोट करना चाहें। वो वही चीज है लिखा हुआ। अब उसको यहां पर एक्सप्लेन और करना चाह रहा था तो मैं अब नहीं करना चाहूंगा, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलिए अब हमारी तरफ बात ये होता है कि यदि विलयन में विलय कण जाते हैं तो उनका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है, जिसके आधार पर उसके मॉलिक्यूलर मास या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो रहे हैं। तो रियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उनके जो चेंज यानी गलत जो वैल्यू आई है, मतलब सोल्यूट का ही निकालते हैं ना बेटा, सुनो मेरी बात है। अणुभार किसका पता लगाओगे? अणुभार या मॉलिक्यूलर मास किसका पता लगाओगे? एमबी किसका पता लगाओगे? विलय का ना, विलय जिस पदार्थ को घोल रहे उसका, सॉल्यूट का, इसका ही पता लगाना है हमको। विलय के अणुभार पता लगाना है। लेकिन हम ये पता लगाने के लिए हमको कहां लगाना पड़ेगा? विलयन में इसको डुबकी लगाना पड़ेगा, है ना, इसको डालना पड़ेगा तभी पता चलेगा। लेकिन जब हमने इसके थ्रू इसका अणुभार पता लगाया तो गड़बड़ प्राप्त हो गया, एसोसिएट हुआ या डिसोसिएट हुआ, तो जो होना चाहिए वो नहीं दिख रहा, उल्टा गलत दिख रहा है हमको। सो इसके अणुभार को सही पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा कौन सा फैक्टर है, कौन सी चीज है जिसके बेस पर हम इनको पता लगा सकते हैं? तो हमें ये सब पता लगाना पड़ेगा कि कितनी मात्रा जो है एसोसिएट होती, कितनी मात्रा डिसोसिएट होती है। ये अगर हमें पता चल गया तो इस बेस पर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि एकदम एग्जैक्ट या रियल अणुभार हम पता लगा सकते हैं। किसका? विलय का। इसको करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा और इसके लिए एक फैक्टर आया, एक गुणांक आया, वो आया वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर को हिंदी में एक और शब्द दिया जाता है वांट हाफ, कहीं पे लिखा होगा वांट हाफ घटक कहा जाता है। वांट हाफ घटक या वांट हाफ गुणांक भी कहा जाता है। भी कहते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं, आई से दर्शाते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा अलग कर दीजिएगा, एवं कर लीजिएगा, या है ना, या तथा कर लीजिएगा, या और कर लीजिएगा। चलिए चलिए अब तो ये धीरज से आप समझ में आने लगी है। सो आपको मैं 3 फॉर्मूला यहां पर लिख के दूंगा। इन तीनों फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में सेम टाइम पे आपको लिखना है। जैसे मैं अभी बोलूंगा तुरंत आपको लिखना है मेरे से सुनने के बाद। चलिए I इज इक्वल्स टू, मेरे साथ लिखो बेटा, कितना समझ में आता है उससे मत जाना, पहले लिखो फिर समझा देता हूं आपको। सामान्य अणुभार, या आणविक द्रव्यमान भी लिखते हैं, अणुभार लिखते हैं, वैसे एक ही चीज को ना, इसको अणुभार में यहां पर अणुभार शब्द यूज करता हूं, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि इतना बड़ा लिखूंगा उससे अच्छा शॉर्ट में लिख देता हूं। सामान्य अणुभार मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास बाय प्रेक्षित अणुभार। सामान्य अणुभार मतलब जो रियल अणुभार है, रियल उस विलय के कणों का जो भार है, सॉरी कोई भी सॉल्यूट मिलाते हो, जो विलय मिलाते हो, उसका रियल अणुभार जो है
जैसे मैं अगर बोलूं NaCl का अणुभार आपका क्या मिलेगा, क्या है कि अगर हम बोलें तो इसका 23 और इसका 35.5 किसका, क्लोरीन का, और दोनों को प्लस करो तो 5 और ये 58.5 होगा अणुभार। लेकिन अगर जब विलयन बनाते हो ना सॉल्यूशन, तो NaCl क्या हो जाता है, टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, ये इस तरह से टूट जाता है। ऐसे ही अगर मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड हो तो ये टूट जाएगा Ca+2 और 2 बार Cl माइनस में, तो ये 3 पार्ट में टूट गया। तो जब अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हो तो इसमें कम प्राप्त होगा, आधा प्राप्त होगा, इसमें 1/3 प्राप्त होगा, क्योंकि वो कण 3 पार्ट में टूट चुका है। सो ये जो अणुभार प्राप्त हुआ वो रॉन्ग है, और ये कौन सा है, ऑब्जर्व वैल्यू है, ये प्रेक्षित अणुभार होगा, वहां से विलयन से प्राप्त करोगे तो। और रियल में कितना है, 58 वाले को ऊपर लिखोगे जो कैलकुलेट करते हो, और जो यहां पर प्राप्त होगा वो वास्तविक है। वास्तविक कौन सा, ये, और ये कौन सा है, प्रेक्षित है। यहां से जो प्राप्त होगा वो प्रेक्षित प्राप्त होगा, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। और ये वाला कौन सा होगा, ये वाला, और कैसे, मैं अभी थोड़ी देर में ये सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। मेरा टी टाइम हो गया, चलो फिलहाल इसको मत लिखो। हाँ, चलो ये हुआ। इसको हम सिंबल में हम कैसे लिखें, सिंबल में लिखने का तरीका है MB कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय MB ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आपके पास लेके आऊंगा जिससे आप आसानी से न्यूमेरिकल समझ सकते हैं, और उसके बाद एनसीईआरटी के कितनों भी टफ न्यूमेरिकल हो, उसके एनसीईआरटी से निकलने के बाद कितनों भी टफ न्यूमेरिकल हो, उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो मैं बहुत सारे काम करता हूं, या तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूं, या फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैं किसी ऐसे बुक वगैरह से ढूंढ के निकालता हूं, जो मतलब बहुत सारे बुक्स है ना, उसे ढूंढ कर निकालता हूं, वो आपको सिखाने के लिए मदद करती है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास की तरफ। कल संडे बेटा, कल संडे ऑफ रखूंगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। संडे ऑफ इसलिए कि एक दिन फ्रेश होने का मौका दो, एकदम एक दिन में कस के सोता हूं मैं संडे को सुबह सुबह, थोड़ा ध्यान रखना। चले, हो गया। दूसरा I इज इक्वल टू लिखो। अब अभी आपने क्या देखा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MB। देखो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मिलते हैं, दिखे थे ना, पाई इज इक्वल टू, याद आ रहा है, याद आ रहा है, WB इंटू R इंटू T इंटू 1000 बाई, नीचे क्या दिखे थे, MB इंटू V, नीचे आता है ना ये, इसको अगर हम कांस्टेंट मान लें तो ये समानुपातिक चिन्ह प्रोपोर्शनल साइन लगा सकते हैं। तो ये देखो उल्टा आ रहा है, ये तो उल्टा आता है। तो इसी तरह से यहां पर प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म की बात करें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर होगा प्रेक्षित कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्यक गुणधर्म डिवाइडेड बाय सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म तो ये हुआ एज इक्वल्स टू, इसको हम दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेटेड। अब यहां पर देखते हैं क्या कहता है। ऑब्जर्व का मतलब होता है प्रयोगों के द्वारा ज्ञात ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमने इतना ml सॉल्यूशन लिया, हमने इतना ml सॉल्यूशन है जिसमें इतनी ग्राम विलेय घुला हुआ है, सॉलिड घुला हुआ है। अब उसका हमने प्रयोगों से पता लगा कि उसका परासरण दाब
ऑस्मोटिक प्रेशर इतनी प्राप्त हुई। वो जो प्राप्त हुई है प्रयोग से, उस मशीन से, वो ऑब्जर्व वैल्यू है। अब हमने जितने जितने ग्राम पदार्थ लिए, उन पदार्थों को, जितने जितने सामान लिए थे, उनको हम उस फॉर्मूले में पुट करके जो वैल्यू निकालेंगे वो है कैलकुलेटेड वैल्यू। अब क्लियर है? हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके जो निकालेंगे वो कैलकुलेट वैल्यू है, और जो एक्सपेरिमेंट में मशीनों के द्वारा जो दिखाई देती है वैल्यू, वो कौन सा है? ऑब्जर्व है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसको और भी चाहें तो पाई ऑब्जर्व बाई पाई कैलकुलेटेड, इसी तरह से डेल्टा टी एफ या टी बी ऑब्जर्व बाई पाई, सॉरी डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड। इसी तरह से अगर डेल्टा टी बी टी एफ ऑब्जर्व बाई डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड, इस तरह से किसकी वैल्यू होती? आई की। फाइनल आप देखो, इसी में एक और फॉर्मूला हमारे पास होगा, आई इज इक्वल टू, थोड़ा लंबा लिखाएगा, संयोजन जिसको संगुणन कहते हैं या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या। यानी जब विलयन बनाते हैं तो उसमें कणों की संख्या अगर हमें पता चल रहा है कि कितना है, तो उनकी संख्या। संयोजन या संगुणन के पश्चात वियोजन, संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या डिवाइडेड बाय सामान्य कणों की संख्या। पहले नोट कर लो, यहां पर लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ? जितनी हमने लिया था। अब इसको नोट कर लो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट वाले फॉर्मूले को एक बार लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, पुष्पांजलि, रिया रॉय, चलो ठीक है बेटा। इस चैप्टर का वैसे तो लास्ट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप देखें किसी भी बुक में देखें, किसी भी जगह पे देखें, तो टॉपिक कभी भी कोई टीचर एक एक टॉपिक क्लियर नहीं करा सकते हैं। उसमें कुछ टॉपिक आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बुक पढ़ने लायक, बुक समझने लायक, क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हमारा काम होता है, हम आपको बना के देते हैं। ठीक है, तो हम कभी भी मुझसे पूछोगे, टीचर तो बोलते हैं लास्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं ये लाइनें कभी नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है, मेरा स्टूडेंट जो है, नैरो माइंडेड रहे। मैं चाहता हूं कि आप ढूंढ के बताओ कि ये लास्ट टॉपिक है कि नहीं। ठीक है, ये आपके लिए है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। ये मिटाना पड़ेगा मुझे, ये वही चीज है लिखा हुआ जो मैंने अभी बताया है ना। I is equals to normal molecular mass by observed molecular mass. Observe,
यहां पर और दूसरी बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ दिया गया है कि एक्सपेरिमेंटल को हम एक वर्ड देते हैं ऑब्जर्व वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम क्या नाम दे रहे हैं? ऑब्जर्व वैल्यू। तो दोनों में से कोई भी नाम लिखा रहेगा, बाकी सब ठीक है। अब एक बात है, नॉर्मल को हम कैलकुलेटेड वैल्यू भी कह सकते हैं ना। नॉर्मल जो वर्ड्स यूज किए थे उसको कैलकुलेटेड शब्द भी लगा सकते हैं। चलिए, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, बाकी सब चीज सेम है। ये कुछ फॉर्मूले, कुछ बातें हैं जो मैंने अभी पढ़ाया था, उसे आपको एक छोटा सा रिवीजन फॉर्म में दे देता हूं, आपको समझ जाना है। ठीक है, पहले तो देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। विलेय के अणुभार, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिखाया था, आपका होगा ऐसे, ये लिख के दिखाया था मैंने, ऐसा होता है, व्युत्क्रम होता है। इस आधार पे अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास कम प्राप्त होगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर कम प्राप्त हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा मिलेगा। बस ये जस्ट उल्टा मिलेगा। ठीक है, जब अगर उनका डिसोसिएशन एसोसिएशन हो जाता है। जो फॉर्मूला हमने अभी यूज किया था, उस फॉर्मूले के बेस पर कि वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू 1i के, i जो है 1 के इक्वल होगा, i 1 के इक्वल होगा, इसका मतलब है ना उसका डिसोसिएशन हुआ है और ना ही उसका एसोसिएशन हुआ। नो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक, विलेय कणों का वियोजन या संगुणन नहीं होता है, तब की स्थिति में i की वैल्यू 1 होगी। दूसरी बात है, इफ i लेस देन 1, यानी i की वैल्यू कम मिल रही है, तो इसका मतलब है कि उन कणों का एसोसिएशन हो रहा है, मिल रहा है। क्योंकि आपको याद है ना, i का हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, i का जो संबंध है प्रेक्षित कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ डायरेक्ट होता है, फिर इनवर्सली कौन सा होता है? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ होता है। सो इनके साथ संबंध को देखें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तब ज्यादा प्राप्त होता है जब ज्यादा कण प्राप्त होते हैं, यानी कि अणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी, ज्यादा कब होगी? जब वो डिसोसिएट होगी, है ना। तो यहां पर देखिए, आई की वैल्यू अगर कम प्राप्त हो रही है 1 से, तो इसका मतलब है एसोसिएट हो रहा है, यानी संयोजन हो रहा है, संयोजन हो रहा है। और I की वैल्यू 1 से ज्यादा प्राप्त हो रहा है, मतलब डिसोसिएशन हो रहा है, वियोजन, टूट रहा है, वियोजन हो रहा है। इसको आप नोट कर ले, मैं जस्ट आता हूं। अब कुछ एक फॉर्मूला है, इसे नोट करो, इससे हमें क्या मिलने वाला है, इसके बारे में, ये कैसे फॉर्मूला मिलता है, इसके बारे में बातचीत करूंगा अभी। ठीक है, तो देखें, एसोसिएशन यानी संयोजन, संयोजन होगा तब क्या होगा, और हम यहां पर अल्फा यूज कर रहे हैं। ये अल्फा क्या चीज है ये बताते हैं। अल्फा जो है, अगर संयोजन हो रहा है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन मतलब क्या होता है? एसोसिएट यानी संयोजन, संयोजन की मात्रा, संयोजन की कोटि। इसका मतलब होता है, जैसे 100 में बोलते हैं ना, 100 में कितना हुआ है, तो इसका मतलब होता है परसेंटेज बोलते हैं। लेकिन जब 1 में कितना हुआ है तो इसका मतलब होता है, उसको डिग्री बोलते हैं। यस, सिंपल सा। तो ये संयोजन की मात्रा कितनी संयोजित हुई है प्रति एक अणु के साथ। इसी तरह से यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। यहां पर अल्फा को क्या दर्शाया गया? इस तरह से। अक्सर हम लोग अल्फा की जगह पे, यहां पर एसोसिएशन के टाइम पे अल्फा की जगह हम एक्स यूज करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। तो यहां पर अल्फा रखा गया है तो अल्फा ही मान लेते हैं। और यहां पर यह है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां पर एसोसिएशन है और यहां पर डिसोसिएशन है, यानी वियोजन की मात्रा।
यहां पर देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस आई। आई कैसे होता है, क्या होता है पता है आपको, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई एन होगा। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले को डेराइव भी कर सकते हैं, पर डेरिवेशन हमारे कोर्स के तहत नहीं है, सो मैं आपको यहां पर नहीं ले जाऊंगा। आपको सीधे सीधा कुछ प्रयोग और कुछ काम कराऊंगा जिसको समझना है आपको। सेकंड, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन। ये दोनों आप नोट कर लो जल्दी से, मुझे लगता है कि नोट हो गया होगा। चलिए, नोट हो गया होगा, जल्दी करिए। नहीं क्यों तो जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। क्लियर नहीं दिख रहा है? चलो मैं इसको इसके ऊपर रिकॉपी कर देता हूं, दिखेगा। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ये आई 1 1 एन, ये अल्फा आई। अब तो दिखेगा, नोट कर लो। यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए कुछ एक एग्जांपल है, उन पे हम काम करते हैं और आई की वैल्यू और अल्फा के साथ परिवर्तन, उसके साथ संबंध देखते हैं। डिसोसिएशन यानी अल्फा ज्ञात करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए। एक्चुअली आप याद रखिएगा, इस जगह पर जो आप पढ़ाई कर रहे हो, एक ऐसी जगह पे आए हो अभी जिस जगह पे बहुत सारी जो नॉलेज है जो हमने पहले पढ़ के रखा है इस चैप्टर में, वो हमारे पास यूज होता है, उसको फील करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। यानी जो साइंस है, जो रियलिटी है दुनिया की, कुदरत की, नेचर की, उसे फील करना पड़ता है। यानी साइंस का मतलब यही होता है कि रियल क्या है वो देखने का अच्छा मौका मिलता है, सच्चाई को देखने का मौका मिलता है। सो यहां पर आप बिल्कुल तैयार रहें अपने स्तर पे समझने के लिए। चलिए, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। कैसे? एक एग्जाम्पल लेके चलूंगा, उस एग्जाम्पल में आपको आई के साथ एफ का संबंध देखेंगे। आई मतलब वन हाफ फैक्टर। चलो, थोड़ा सा यहां पे धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि यहीं पर गड़बड़ी होगी तो आने वाला न्यूमेरिकल हम बनाने में तकलीफ कर जाएंगे। देखिए, NaCl, हम आपको सबसे पहले बात बता दें कि कुछ पदार्थ होंगे जो डिसोसिएट होगा, कुछ एसोसिएट होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ एग्जांपल बताते हैं। पहले तो इसमें जाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों की तरफ और ले जाता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद इसको भी आपको क्लियर करता हूं। छोटी सी बात मुझे ध्यान आ गया, देखें यहां पे थोड़ा, यहां पर स्पेस है तो मैं यहीं पे बता देता हूं कौन से पदार्थ है जो डिसोसिएट होगा, कौन सा एसोसिएट होगा और कौन सा नहीं होगा, इसके बारे में। तो इनको कई तरह से लोग बताते हैं और कई तरह से बुक्स में लिखा रहता है। तो ये थोड़ी सी बात होती है, एसोसिएट वाला कौन सा होगा, नहीं होगा वो कौन सा होगा, बिल्कुल आप देख करके फील करें और समझें। चलिए, जैसे NaCl है, NaCl को जैसे मैं पानी में घोलूंगा, आप सारे बच्चे जानते हो कि क्या हो जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। क्या हुआ? डिसोसिएट हुआ, अलग हुआ, वियोजन हुआ। CaCl2 क्या होगा बेटा पानी में घोलने पर, बताओ तो जरा। पानी में घोलने पर यह बन जाएगा Ca प्लस 2 Cl माइनस Cl माइनस, तो मैं यहां पर 2Cl माइनस लिख देता हूं। AlCl3 ये क्या होगा, पानी में घोलूंगा तो Al है ना, तो Al प्लस 3Cl माइनस। इसी तरह से अगर मैं कोई और पदार्थ ले रहा हूं, चलिए मैं लेता हूं C6H12O6, तो पानी में जैसे डालता हूं, इसको घोलता हूं तो क्या होगा, ये ग्लूकोज है, एक मॉलिक्यूल है, एक पूरा का पूरा एक क्या चीज है, एक गुच्छा है, समझ जाओ, एक
एक दूसरे से बॉन्डेड है, कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। सो ये एक मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा वो ना डिसोसिएट होगा और ना एसोसिएट होगा। सो ये पानी में घोलने पर वैसे के वैसे ही रहेगा, इसमें संगुणन या वियोजन नहीं होगा। यूरिया, NH2 CONH2, तो ये क्या हो जाएगा, NH2 CONH2। ठीक है, ये भी डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होगा। तो कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लेते हैं CH3COOH, इसको पानी में घोलता हूं तो ये टूट जाएगा CH3COO माइनस H प्लस में, ये डिसोसिएट हो गया, टूट गया। लेकिन CH3COOH को यदि बेंजीन में घोलता हूं, बेंजीन में घोलता हूं तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH, इसकी दो दो अणुएं मिल जाएंगी और एक मतलब दो दो मॉलिक्यूल मिल जाएगा, एसोसिएट हो जाता है। ये 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के एसोसिएट हो गया। कुछ देख रहे हो, कुछ चीजें जो होती हैं, मीडिया चेंज हुआ। देखो ये एसिटिक एसिड पानी में क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ यानी वियोजित हुआ। बेंजीन में एसोसिएट हुआ, संगुणित हुआ, संगुणन हुआ। तो आप देख रहे हो कि कैसे एसोसिएट होता है, कैसे डिसोसिएट होता है। इनको आप नोट करें हैं तो ज्यादा अच्छी बात होगी। हो गया, वेरी गुड। तो आपने ये चीज देखा है, अभी नहीं। तो इस तरह से कुछ टूटते हैं और कुछ नहीं टूटते हैं। तो अक्सर जो होता है आयनिक कंपाउंड जो होता है, आयनिक कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट होता है। जैसे आपके पास है NaCl, CaCl2, इस तरह के जो कंपाउंड है, NaOH है ना, H2SO4, ये सब जो है वो टूटते हैं। ठीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं, वो या तो नॉर्मल रहते हैं या कुछ एसोसिएट हो जाते हैं अलग अलग मीडिया में। चलो, इसमें डिसोसिएशन नहीं होता है, या डिसोसिएशन नहीं होता है तो हो सकता है संगुणन भी हो सके, कहीं कहीं पे ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, अगर PDF ओपन नहीं हो रहा है जैसा कि सौरभ राजपूत कह रहे हैं, तो ये तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मोबाइल चेक कराइए, मोबाइल में कोई एक मोबाइल में हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशन नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। तो PDF ओपन करने का कोई सॉफ्टवेयर है, उसे ओपन कर, उसको इंस्टॉल करिए, तब हो जाएगा। चलो, हाँ चलिए, हम यहां आए हुए थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा, अल्फा वियोजन की मात्रा। चलो, वियोजन की मात्रा अल्फा कैसे हम कैलकुलेट करें, इसको समझें। मैं सबसे पहले लेता हूं NaCl। NaCl के बारे में क्या जानते हो कि NaCl को जैसे ही पानी में घोलते हो वो टूट जाता है। किसमें? Na प्लस और Cl माइनस में। प्रारंभिक समय में, इन इनिशियल टाइम, जब आप जब लेते हो, शुरुआत करते हो, जब आपके हाथों में वो नमक था, पानी में गया नहीं था, तब आपके पास नमक की मात्रा को आपने कितना मान लिया है? 1। नमक है 1। ये कितना है? 0। 0 जब आपके हाथ में था तो टूटा ही नहीं ना, 0। लेकिन कब? वियोजन के पश्चात। ठीक है, यानी जब फाइनल टाइम, एट फाइनल टाइम। फाइनल टाइम पर क्या होगा? जब ये वियोजित हो जाती है,
या डिसोसिएशन के पश्चात, या लिख सकते हो आफ्टर डिसोसिएशन, ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आफ्टर डिसोसिएशन क्या है, Na प्लस अल्फा मात्रा में बनता है। डिसोसिएशन मतलब जितनी अणु में डिसोसिएट होती है, कितनी अणु में डिसोसिएट हो गई, इससे कितनी अणु में अलग हो रही है NaCl से, 1 में से अल्फा मात्रा अलग हो चुका है। जितनी मात्रा अलग होगी उतनी ही यहां पर क्या होगा, Na अल्फा होगा, अल्फा की Na प्लस की मात्रा अल्फा होगा और इसकी मात्रा भी अल्फा होगी। मुझे एक दिन की कहानी याद आ रही कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर मुझे ये लाइन नहीं समझ में आ रही है, ये वाली, कि इधर आपने 1 माइनस अल्फा लिखे, एक ठो अल्फा निकाले तो यहां 2 ठो अल्फा कहां से मिल गया। मुझे वो दिन याद है जब मैंने शुरुआत किया था पढ़ाने में, तो वो बिल्कुल वही चीज मैं कॉपी करूंगा और कई बार करता हूं इस चीज को। आपने कभी मेरी क्लासेस और भी देखे होंगे तो देखे होंगे, तो मैं उस चीज को यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं है तो बताओ ये कैसे 2 आया, ये क्लियर है ना? अगर नहीं है तो बता दीजिए जल्दी से। तो ये हो गया। सो अब एक काम करेंगे कि आई का मतलब क्या हुआ यहां पर, देखो भैया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने 1 लिया था शुरुआत में, वही 1, क्योंकि किसी भी चीज को सरल रूप में देखें, नो आया हुआ है तो पहले नो को क्लियर कर दूं, फिर यस में चले जाऊंगा। चलिए मैं यहां पर एक छोटी सी तुम लोगों के लिए एक छोटा सा सिस्टम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा समझोगे मेरी पास। बेटा देखो, ये मुर्गी है, क्या है ये मुर्गी है। अब मुझे मुर्गी जैसा तो बनाने नहीं आएगा मुझे, तो फिलहाल ये मुर्गी है, ठीक है। मुर्गी को होली के बाद, आफ्टर होली, क्योंकि होली के दिन बहुत लोग मुर्गी खाते हैं, है ना? हम लोग होली के टाइम पे मुर्गियों की शामत आ जाती है, आपको सबको पता है, ठीक है। अब देखो, मुर्गी को सोचो, एक मुर्गी वाला है योगेश, ठीक है योगेश हंस रहा है। मुर्गी वाला है योगेश, उसके पास मुर्गियां हैं, मैं आप सब उसके यहां खरीदने जाते हैं मुर्गी, ठीक है। तो चलो सोचते हैं ना, बड़े मजेदार बात है, ठीक है। थोड़ा शांत रहो बेटा ना, अब शांत रहो, मैं समझा रहा हूं। तो योगेश के पास मुर्गियां हैं ये, और वो जब बेचता है तो उसको काट के बेचता है, ठीक है। तो ये काटेगा तो क्या बन जाएगा, उसकी बॉडी बन जाएगी, ये लो, और उसका हेड मिल जाएगा, ठीक है, उसका सिर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं कि होली से पहले t इज इक्वल टू 0 टाइम, इनिशियल टाइम पर उसके पास मान लेते हैं 100 मुर्गियां हैं। होली से पहले उसके पास 100 मुर्गियां हैं t टाइम पर, तो उसके पास एक भी हेड या एक भी बॉडी नहीं था, ओके। तो ये 0 0 है, बिल्कुल आसान है ना, एक बार में समझ में आएगा। देखो ये लिखा है, मुकेश पंडित लिखा है, आपसे मैंने सीखा है, ठीक है, मैंने बोला था ना। चले टी, अब होली के बाद, टी मतलब टी टाइम बाद, फाइनल टाइम में होता क्या है कि कुछ लोग, हम लोग, आप लोग उनसे मुर्गी खरीदने जाते हैं, तो उस योगेश ने मुर्गी कितना बिका है वो पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि देखो, हम लोग तो बॉडी उठा के ले आते हैं, मुर्गी का जो सिर होता है ना, उसका हेड होता है, उसको छोड़ देते हैं। तो वो क्या करता है, इतनी सारी मुर्गियां इधर उधर चल रही है, उससे बेस्ट है कि इधर जो सिर रखा हुआ है ना, हेड, उसको गिनती लगाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसने पता लगाया कि 20 मुर्गी का हेड पड़ा है उसके पास। तो ये हो गया, होली के बाद उसके पास कितनी मुर्गी का हेड पड़ा है, 20। अब वो बिल्कुल अनुमान लगा लेगा कि 20 के बराबर ही उसका बॉडी बिका है। उसे पता चल जाएगा कि उसके पास पहले 100 था, अब वो 20 बिक गया है, निकल गया है 20। देखो 100 माइनस 20, क्लियर हो गई। और इस तरह से क्या पता चल गया कि 100 माइनस 20, तो ये 20 की वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी उसकी बॉडी का, उसके बराबर होगी उसकी हेड का। मैंने वही किया है बेटा। देखो NaCl मान लेते हैं, मेरे पास पहले था 100,
इस टाइम बिल्कुल 0 0 था। अब उसमें से 20 निकल गया है तो ये Na+20 होगा और उसका हेड भी 20 होगा। तो मैंने 20 को हमने लिया है यहां पर अल्फा में, यस, और यहां पर ये अल्फा में, और ये 100 ना लेकर के हमने इसको लिया है 1 में। तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा अल्फा। क्लियर हो गया सबको? अब देखो संयोजन के पश्चात जब टूट गया उसके बाद मेरे पास सब मिलाकर की गिनती कितनी आएगी? काटने के बाद टोटल बचा हुआ बॉडी गिनेंगे अलग अलग, बचा हुआ मुर्गियां गिनेंगे, और बचा हुआ मतलब कटा हुआ बॉडी और हेड गिनेंगे, सबको अलग अलग गिन रहे हैं। तो हमारे पास कितना हुआ देखो तो, 100 माइनस 20 माइनस प्लस 20 ये वाला प्लस वो वाला 20, तो ये 20 20 कट गया, तो कितना मिला मेरे पास पूरा का पूरा? 100 प्लस 20 यानी कि हमें मिला 120। अभी पार्टिकल्स हमारे पास कितने बचे हुए हैं? 20, क्योंकि अभी इसके पास कितना था बेटा? 80 था ना, अभी 80 बचा हुआ है। 80 20 सिर था, 20 उसका बॉडी है, टोटल मिलाकर के कितना? यार मैं क्या लिख दूं, 120 ही तो होगा, 120 ही तो होगा। चेक कर लो, है ना? तो आपकी जो समस्या है, आपके जो दर्द है ना, किसी चीज को समझ लेंगे, किसी चीज को रट लेंगे, बाद में समझ में आ जाएगा, बड़े होंगे तो समझ में आ जाएगा। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे टीचर्स भी हैं, कैसे पढ़े लिखे लोग हैं जो पढ़ाई पूरा कर चुके हैं, एमएससी एमएससी सब कर चुके हैं, है ना, लेकिन उनको ये बात अभी तक क्लियर नहीं होती है। सो आपके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयोग करके बताया। क्या बात समझ में आ गई मेरी? चलिए अब चलते हैं। चलिए हाँ जी, यहां पे देखें, तो अब क्या करेंगे बेटा? अब आई में हम इस वैल्यू को रखते हैं, अब बुरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? संगुणन तथा वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या। फॉर्मूला तो आपको पता है, मैं दोबारा फॉर्मूला लिखूंगा, टाइम लगेगा। तो कितना है अभी? कितना है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और लिया कितना था मैंने? 1। शुरुआत लिया था कितना? 1। और इस प्रकार से हमारे पास हो गया कितना? ये दोनों कट गया और बच गया, तो हो गया आई इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस अल्फा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 मतलब होता है उसका कोई महत्व नहीं हमारे लिए। ये हो गया। अब चलते हैं एक और प्रयोग करते हैं। तो आप सबको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस पे हम काम करेंगे। क्या आपको समझ में आया? सबको बोलो, समझ में आया ना बेटा? मैंने जो समझाया मुर्गी वाला, कुकड़ी वाला। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं, CaCl2 का। CaCl2 जब इसको पानी में घोला जाएगा तो बन जाएगा Ca+2 2Cl-। तो इनिशियल टाइम पे कितना होगा? ये 1 है, तो ये कितना है? 0 0। डिसोसिएशन के पश्चात कितना है? ये 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा के बराबर, जबकि ये 2 अल्फा 2 अल्फा के इक्वल है। सो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा बाई 1, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, इस तरह से हो गया। नोट कर रहे हैं ना? गुड, बहुत बढ़िया। आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो बेटा, ठीक से पढ़ो, क्योंकि इससे जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो तकलीफ हो जाती है। बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके नहीं बनने लगते हैं, तो वो बनाना मैं सिखा दूंगा। मैं यही कह रहा हूं। टाइम तो हो गया बेटा, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जा सकते हो। थोड़ी देर बाद आप जब आओगे वहां से, जब जो भी काम होगा उसको करके, तो फिर उसके बाद इसको करना। थोड़ा सा काम बचा हुआ उसको पूरा करना पड़ता है। देखो, आप अपनी टाइमिंग को हमेशा 1.5 घंटे के आसपास बना के रखो। अपनी सोच को 1.5 घंटे के आसपास बना के रखो एक क्या बोलना चाहिए सब्जेक्ट में, तब जाकर के बेहतर होगा। कर मैंने एक वीडियो दिया है 11 बजे, आपने उसको देखा है कि नहीं? देख लो, वो बहुत काम का चीज है। ठीक है, चलते हैं फिर। अगर मान लेते हैं, चलो इसको बना के मुझे दिखाओगे बेटा, AlCl3 का, जल्दी करो, चलो इसको बना के दिखाओ। फिर ऐसे ही और है 4,
K4 FeCN6। ये कैसे टूटेगा मैं अभी बता देता हूं। ये Al प्लस 3 टाइम्स Cl माइनस में टूटेगा। और ये कैसे टूटेगा, K, इतना दो पार्ट हो गया ना, तो K टूट जाएगा K प्लस के रूप में। और कितने बार है, 4 बार। तब बच कितना गया, इधर का पूरा पार्ट, ये FeCN6 और एक के में 1 प्लस, तो 4 के हिसाब से 4 प्लस हुआ, तो इसमें बचेगा 4 माइनस। तो क्या ये सब बन जाएगा आप। तो I और अल्फा के बीच में आप संबंध बना सकते हो। चलो दोनों बना के दिखाओ मुझे जी। पहले वाले में क्या करने वाले हैं, पहले वाले में सीधी सी बात है 1 और ये क्या हो जाएगा 0 0। कब, जब टाइम 0 हो। जब डिसोशिएट हो जाएगा तब कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो ये अल्फा और ये 3 अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, मैं पूरा लिखूंगा ना, मैं टीचर हूं, मुझे फर्ज निभाना पड़ता है, प्लस 3 अल्फा बाई 1। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा। वेरी गुड। तो ऐसे पूछा जाता है। अब यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि सर हमें अल्फा क्या है इसमें बताओ, तो भाई अल्फा ही बताना है, तो अल्फा इस पर सब बता सकते हो। I माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कि क्या हो जाएगा ये इस तरह से, तो हो जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये माइनस 3 है ना, तो हम इधर इस तरफ ले जाएं तो कितना मिल जाएगा हमको माइनस I, यानी कि हमें मिल जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू, एक मिनट यहां पर I है ना बेटा ये, तो ये हो जाएगा 1 माइनस I का हो जाएगा ये प्लस, और इस तरह से हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू कहते हैं 1 प्लस प्लस I डिवाइडेड बाई 3। ये भी हम लिख सकते हैं। यही जो n है, नंबर ऑफ n है, ठीक है। तो चलिए हो गया, लिख लिए। तो अलग अलग फॉर्मूला है, तो वो सब किसी जगह पे फॉर्मूला रटना पड़ता है, ना रटो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि समय पर हम उस चीज को, उस फॉर्मूले को डेराइव कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें टाइम हमारा बचेगा। नहीं तो फिर या तो रटेंगे तो हो सकता है भूल जाएं या कंफ्यूजन आए, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए ये सब करना पड़ता है। एक ठो एसोसिएशन वाला बता देता हूं, फिर आप अपने मर्जी से जो पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। चलो ये फाइनल कर देते हैं। चलिए एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मैं यहां पर एसोसिएशन को एक्स से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देने से पहले मैं एक कॉमन सिंपल सी बात एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दूं। ए जो है एसोसिएट हो जाता है एन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो ये कितनी लगेगी, एन लगेगी। ये नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दूंगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा। प्रारंभिक समय में ये हमने 1 लिया था, तो ये उस टाइम 0 है। ये T है, तो इस जगह पे क्या हुआ 1 माइनस ये x है, तो हमें मिला कितना x। लेकिन ये n अणुएं मिल रही हैं। n अणुएं मतलब n की वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो जो n की वैल्यू है डिवाइडेड बाई n कर दीजिए, x डिवाइडेड बाई n। सो आपको I इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस x, ठीक है, प्लस x बाई n बाई 1। सीधा सा मतलब है कि आपके पास I इज इक्वल टू 1 माइनस x मिला प्लस मिला x बाई n। तो इसको कैलकुलेट कर दो तो x मिल जाएगा। अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो, अगर मेरे पास CH3 COOH एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है। C6H5 COOH क्या है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड जो है उसको जब आप बेंजीन में मिलाओगे, बेंजीन में मिलाओगे तो क्या हो जाता है कि बेंजीन के साथ ये 2 अणुएं मिल जाती हैं, CH3, इनका संगुणन हो जाता है कितने में, 2 मॉलिक्यूल्स में। तो ये कितना ले लिया मैंने यहां पे 2, ये लीजिए 2।
तब प्रारंभिक समय में हमने 1 लिया था, तो ये हमारे पास 0 है। अब ये कितना हुआ, 1 माइनस एक्स हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, x बाई 2, और इस तरह से हमारे पास हो गया I इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2 यानी कि 1, यानी कि हमारे पास हो गया 1 माइनस एक्स। कैलकुलेट कर लेना, वहां पर कैलकुलेशन जब हम करेंगे ना तो इतना तकलीफ नहीं होने वाला है, सब आसान हो जाएगा। सो नोट कर लीजिए आप। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।